चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हम लोग कैपिटल किस तरीके से अपने कंपनी का फॉर्म किए हैं, बनाए हैं। देखो बेसिकली सिर्फ दो चीज से हम लोगों का कैपिटल बनता है। पहला इक्विटी, दूसरा डेट। हम लोगों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग पढ़ते हैं 5 सोर्स ऑफ फिनेंस है, मतलब 5 जगह से हम लोग पैसा ला सकते हैं। पर प्रैक्टिकली कैपिटल में दो चीज का जरूरत है ही, मतलब ये जरूरी है कि कैपिटल में दो चीज रहे, दैट इज इक्विटी एंड डेट। इक्विटी को कहते हैं घर का पैसा, मतलब खुद का पैसा। डेट को कहते हैं बाहर का पैसा, मतलब उधार का पैसा। तो जब भी हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, तो जैसे अगर आज कोई भी इंसान के पास कितना भी पैसा हो, वो होम लोन लेकर ही घर खरीदता है। क्यों? क्योंकि पूरा खुद का पैसा लगा देने से हम लोगों को इंटरेस्ट का लॉस है। अगर हम उसी पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो मेरा ज्यादा पैसा आ जाता। बिजनेस में क्या व्यू पॉइंट है, अगर हम कैपिटल में इक्विटी ही पूरा लगा देंगे, पूरा घर का पैसा लगा देंगे, और अगर पैसा डूब गया, मेरा कंपनी डूब गया, तो पूरा घर का पैसा चला जाएगा। इसलिए इंसान क्या करता है, थोड़ा बाहर का पैसा लेता है, दैट इज डेट। डेट में क्या है, इक्विटी में क्या है, अगर कोई एक बार मेरा इक्विटी शेयर होल्डर बन गया, तो जब तक बिजनेस चल रहा है वो मेरे कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर है। पर डेट में क्या है, मेरा टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट है कि हम 5 साल के अंदर इसका पैसा दे देंगे, मेरा लोन पे ऑफ हो जाएगा, फिर मेरे को और नहीं देना पड़ेगा। दूसरा रीजन क्या है, इक्विटी में डिविडेंड देना पड़ता है। जितना प्रॉफिट होगा, डिविडेंड उस हिसाब से देना पड़ता है। अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट देना पड़ता है, ज्यादा डिविडेंड देना पड़ता है। पर डेट में क्या है, प्रॉफिट से उसको कोई लेना देना नहीं है। जो इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया है हम उसको वही इंटरेस्ट रेट देंगे। तो इसीलिए हमेशा एक बिजनेस के लिए इक्विटी और डेट दोनों जरूरी है, पर डेट ज्यादा जरूरी है, डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बात को समझने के लिए चार थ्योरी दिया गया है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, 4। पहला है नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम थ्योरी। एनआई अप्रोच में कहते हैं, ये इसका अजम्पशन है कि यहाँ पर केडी इज लेस देन केई। केडी क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट देने का, और केई है मेरा डिविडेंड का। केडी है मेरा डेट का कॉस्ट, और केई है मेरा इक्विटी का कॉस्ट, जो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़कर आए कैलकुलेट कैसे होता है। तो इसमें एनआई अप्रोच में बोला है कि इंटरेस्ट हमेशा डिविडेंड से कम होता है, और केडी और केई कांस्टेंट भी रहता है। मतलब मेरा अगर केडी है 8% और केई है 10%, तो केडी इज लेस देन केई, और यही मेरा थ्रू आउट द बिजनेस रहेगा, ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, यही फिक्स्ड रहेगा। केडी है 8%, केई है 10%, इट इज कांस्टेंट। तो अब केसी निकालना है। केसी है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डब्ल्यू डी के डी प्लस डब्ल्यू ई के ई बाई डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू ई, दोनों का मिलाकर मेरा इतना केसी आएगा। और दूसरी तरफ इसका और एक फॉर्मूला है, ये बी को हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ डेट। तो कहीं कहीं इसको डी भी लिख सकता है, कहीं कहीं इसको बी लिखता है, बात एक ही है। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ डेट मतलब बी कैसे निकलेगा, अगर सम में नहीं दिया है इंटरेस्ट बाई के डी, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिया है तो पैट बाई के। इस थ्योरी में क्या कहा गया है, इसे एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से समझो। केडी एंड केई रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। डेट इक्विटी मिक्स होता है, अगर मेरे बिजनेस का कैपिटल है 20 लाख रुपया, तो डेट इक्विटी मिक्स क्या है, 40% इक्विटी से लाएंगे, 60% डेट से लाएंगे, ये डेट इक्विटी मिक्स है। 40% इक्विटी है उसमें, 60% डेट है, या 50-50 है, या फिर 30-70 है, इसको डेट इक्विटी मिक्स कहते हैं। तो तुम कैसा भी रेशियो रख लो, 7 लाख रुपया हम इक्विटी से लाए, 13 लाख रुपया हम डेट से लाए, पर मेरा केडी और केई कांस्टेंट रहेगा। अमाउंट चेंज करने से कॉस्ट चेंज नहीं होगा, कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। ये क्यों होता है,
This is because the use of debt does not change the risk of investor, both supplier of debt and equity. डेट ज्यादा यूज करे या कम यूज करे, इससे इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर हम लोग कहते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले को। तो हम डेट से कितना भी पैसा लाएं, ज्यादा लाएं, कम लाएं, इससे इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर्स को फर्क पड़ता है जब हम इक्विटी चेंज करते हैं। डेट का अमाउंट चेंज करने से इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, यहाँ पर एनआई अप्रोच में डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी। चीपर सोर्स है क्योंकि केडी लेस देन केई है, यहाँ लिखा हुआ है कि केडी इज लेस देन केई, तो केडी सस्ता है, इसलिए लिख रहा है ये चीपर है इक्विटी से। यूज ऑफ चीपर डेट फंड इन द टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर विल रिड्यूस द WACC। अगर हम एक सस्ता सामान यूज करेंगे तो अल्टीमेटली मेरा WACC कम हो जाएगा। मतलब अगर हम कोई खाना बनाएंगे, उसको 2 चीज से बनाना है, उसमें एक भी सस्ता सामान यूज करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट का मतलब मेरा फूड का कॉस्ट सस्ता हो जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है व्हेन डेट फंड्स इंक्रीजेस WACC विल डिक्रीज। तो जब भी हम अपना डेट बढ़ाएंगे, मतलब बाहर का पैसा ज्यादा बढ़ाएंगे, तो मेरा केडी तो मेरा कम रहता है केई से। तो डेट से अगर हम ज्यादा पैसा लेकर आएंगे और इक्विटी को कम करते जाएंगे तो WACC मेरा इंक्रीज हो जाएगा, पर मेरा फिनेंशियल लिवरेज इंक्रीज हो जाएगा। फिनेंशियल लिवरेज हम लोग पढ़ के आए इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट, कोई भी चीज पे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना फिनेंशियल लिवरेज है। इंटरेस्ट का खर्चा फिनेंशियल लिवरेज है। तो अगर मेरा डेट फंड बढ़ेगा तो फिनेंशियल लेवरेज तो बढ़ेगा क्योंकि मेरे ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा, पर WACC मेरा डिक्रीज हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? EBIT by WACC। If WACC will decrease, the value of firm increase and vice versa। अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर मैथमेटिकली करके देख सकते हैं, 5/5 कितना आएगा? 1। पर अगर हम नीचे वाला डिक्रीज कर दे, 5/2 कर दे, तो कितना हो जाएगा? 2.5। तो अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर को हम रिड्यूस कर दे तो मेरा आंसर बढ़ जाएगा। तो वही बोल रहा है WACC जितना कम करेंगे फर्म का वैल्यू उतना बढ़ेगा, और फर्म का वैल्यू बढ़ाना है तो डेट मेरे को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि अगर हम डेट इंक्रीज करते हैं तो WACC डिक्रीज होता है, WACC डिक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होता है। MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। EBIT कांस्टेंट है, EBIT चेंज नहीं हो रहा है, मेरा अर्निंग सेम है, तो हम फर्म का वैल्यू कैसे बढ़ाएं? हम KC को कम कर देते हैं। तो जब भी हम 1 लाख बाई 20%, 5 लाख आया। जब हम KC को मतलब कम कर दिए तो फर्म का वैल्यू 6 लाख हो गया, और कम कर दिए KC को तो 10 लाख हो गया। तो जब मेरा WACC कम होगा, मेरा वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगा। तो कंक्लूजन क्या है? सो दिस थ्योरी अज्यूम दैट मोर एंड मोर मनी शुड बी बोरोड फ्रॉम डेट। तो ये थ्योरी कहता है जब भी पैसा लाना है तो डेट से लाओ, इन ऑर्डर टू रिड्यूस KC, क्योंकि हम लोग को KC को रिड्यूस करना है और फर्म के वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो ये डायग्राम देखो, इसमें KD और KE कांस्टेंट है, पर KD KE से लेस है, नीचे है। अगर जैसे जैसे हम लोग का KD बढ़ता जा रहा है, KC हम लोगों का नीचे आता जा रहा है। तो ये डायग्राम बोल रहा है KE and KD remain constant, KD is less than KE। When KD increases, KC decreases। फिर आते हैं NOI अप्रोच में। NOI अप्रोच और NI अप्रोच कुछ खास अलग नहीं है, छोटा छोटा बात ही का बस डिफरेंस है, इसीलिए MCQ में गलती हो जाता है। NOI अप्रोच में भी सेम है, KD KE से कम ही होगा और KD और KC यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ध्यान से देखो, KD KE से लेस होगा, ये बात NI के जैसा ही सेम है, पर यहाँ पे KD और KC कांस्टेंट रहता है और KE चेंज होता है। ठीक है, इसमें डायग्राम में देखो KD KE से नीचे है तो KD इज लेस देन KE, ये बात सही है, बट KD और KC कांस्टेंट है।
केई इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसमें क्या चेंजेस है? देखो, दिस थ्योरी विल अज्यूम दैट केई विल इंक्रीज। इसमें हम लोग मानते हैं कि अगर ये, जैसे जो एनआई अप्रोच था वो बताया कि अगर हम लोग इक्विटी का अमाउंट सेम रखें और डेट से ज्यादा पैसा लाते जाएं तो क्या होता है, मेरा केसी नीचे होने लगता है। अगर हम ज्यादा पैसा केडी से लाते हैं तो मेरा केसी नीचे होने लगता है। केई का उसमें कोई बात ही नहीं था, मतलब केई उसमें फिक्स्ड था, हम इक्विटी से और पैसा नहीं लाते हैं। पर इसमें बोल रहा है कि तुम इक्विटी का बातचीत तो छोड़ ही दिए, अगर हम इक्विटी से ज्यादा पैसा लाने लगे तो क्या होगा। इसमें बोल रहा है अगर हम इक्विटी से ज्यादा पैसा लाएंगे तो केई इंक्रीज होने लगेगा, पर केडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो इक्विटी से पैसा ज्यादा ला रहे हैं, तो मेरा केई बढ़ेगा। केडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम डेट से कुछ पैसा नहीं ला रहे हैं। जैसे लास्ट सम में, लास्ट थ्योरी में, एनआई अप्रोच में वो डेट से पैसा ला रहा था तो केई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, केडी रिड्यूस हो रहा था, केडी मेरा इंक्रीज हो रहा था, पर केई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर यहाँ पे अगर हम इक्विटी से पैसा लाएंगे तो केई इंक्रीज होगा, केडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हर लेवल पे सेम रहेगा, पर केसी विल नॉट चेंज। तो तुम लोग बोलोगे कि जब केडी से हम, डेट से जब हम ज्यादा पैसा ला रहे थे तो केसी नीचे हो रहा था, पर जब हम इक्विटी से ज्यादा पैसा ला रहे हैं तो केसी को तो बढ़ना चाहिए, वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इफ डब्ल्यू डी इंक्रीजेस, डब्ल्यू डी मतलब अगर हम डेट से ज्यादा पैसा लाए, देयर इज एन एडवांटेज, तब फायदा है। बट एज केई इंक्रीजेस, पर अगर केई इंक्रीज हो गया है तो देयर इज अ डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर बोल रहा है जब हम लोग इक्विटी से ज्यादा पैसा लाते हैं तो हम लोग को डेट से भी ज्यादा पैसा लाना होगा। मतलब एनआई में बोल रहा था, एनआई में बोल रहा है कि हम लोग जब डेट से ज्यादा पैसा लाते हैं तो इक्विटी को कांस्टेंट रखते हैं, पर एनओआई बोल रहा है जब इक्विटी से पैसा लाएंगे तो डेट को कांस्टेंट नहीं रख सकते, डेट से भी कुछ पैसा लाना पड़ेगा, इक्विटी से अकेला पैसा लेकर नहीं आ सकते। तो इक्विटी से जब और पैसा लाएं तो डेट से भी और पैसा लाना होगा, तो क्या होगा, दोनों ही बढ़ेगा, मेरा केडी भी बढ़ने लगेगा, केई। देखो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो, एनआई और एनओआई का डिफरेंस, ये एनआई है, ये एनओआई है। इसमें पहले क्या बोल रहा है, इसमें केडी हमेशा लेस देन केई होगा, तो इसमें भी यही बोल रहा है, ये बात दोनों में बोल रहा है। इसमें बोला था केडी भी कांस्टेंट रहेगा, केई भी कांस्टेंट रहेगा, इसमें बोल रहा है केडी भी कांस्टेंट रहेगा, केसी भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हम लोग को मिला इसका। दूसरा और तीसरा बात क्या है, ये पहला बात था, ये दूसरा बात है, ये तीसरा बात है। तीसरा बात है, यहाँ पे जब हम लोग डब्ल्यू डी का मतलब होता है डेट से पैसा लाना, अमाउंट को कहते हैं डब्ल्यू वेट, और ये है डब्ल्यू ई। तो यहाँ पे हम लोग इसको, इससे और पैसा लाते ही नहीं है, बोल रहे हैं हम लोग जो भी पैसा लाते हैं वो डेट से पैसा लाते हैं। तो सोचो और पैसा लेकर आए हैं हम लोग डेट से, हम लोग और रुपया लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें डायग्राम कैसा है, इसमें हम लोग का केडी भी कांस्टेंट है, केई भी कांस्टेंट है, केसी नीचे होता जा रहा है। यहाँ का डायग्राम कैसा है, यहाँ केडी भी कांस्टेंट है, केसी भी कांस्टेंट है, पर केई इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा था, यहाँ बोल रहा है डेट इक्विटी मिक्स हम लोग का जैसा भी हो, केडी कांस्टेंट रहेगा। डेट इक्विटी मिक्स मतलब पहले से सोचो डब्ल्यू ई था 5 लाख और डब्ल्यू डी बी था 5 लाख, ठीक है, तब हम लोग का केडी था 5%। जब हम लोग के बिजनेस में 10 लाख का कैपिटल था, तो तुम लोग मेरे से पूछे
कि मैम ये 10 लाख में कितना इक्विटी है, कितना डेट है। हम बोले 5 लाख डेट से आया है, 5 लाख इक्विटी से आया है, तो 5% इसमें लग जाता है, 10% के ही लग जाता है। तुम लोग बोले ठीक है। हम जब और पैसा इससे लेकर आए तो मेरा कैपिटल कितना हो गया, 15 लाख, पर मेरा केडी रिमेन कांस्टेंट। अब मेरा डेट इक्विटी मिक्स क्या है, 10 लाख और 5 लाख। डेट इक्विटी मिक्स मेरा है 10 लाख और 5 लाख, 15 लाख हो गया मेरा कैपिटल, बट मेरा केडी रिमेन कांस्टेंट 5% ही है। पर मेरा केई रिड्यूस होने लगेगा क्योंकि हम ज्यादा पैसा डेट से ला रहे हैं। जैसे ही हम ज्यादा पैसा डेट से लाएंगे मेरा केई नीचे होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा डब्ल्यू डी है 5 लाख, डब्ल्यू ई है 5 लाख, टोटल मेरे बिजनेस में कैपिटल है 10 लाख। हम यहाँ पैसा किससे ला रहे हैं, हम जब यहाँ पैसा लाएंगे 5 लाख तो हमको यहाँ से भी कुछ पैसा लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इसमें कंपलसरी नहीं था कि अगर डेट से पैसा ला रहे हैं तो इक्विटी से भी लाना होगा, पर यहाँ कंपलसरी है, अगर हम इक्विटी से पैसा ला रहे हैं तो कुछ पैसा हमको डेट से भी उठाना पड़ेगा। तो मेरा बिजनेस में कैपिटल हो गया 7 और 10, 17 लाख। बट मेरा केडी रिमेन कांस्टेंट। केडी मेरा पहले भी 5% था, आज भी 5% है। मेरा केई पहले 10% था, ये जो हम और पैसा इक्विटी से लाएंगे ना, ये मेरा बढ़कर हो जाएगा 12%, जो कि हम लोग तब से पढ़ रहे हैं। अगर इक्विटी से पैसा लाएंगे तो कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा, पर ये मेरा कांस्टेंट है। तो बोल रहा है, तो हिसाब से अगर ये बढ़ रहा है तो इसको बढ़ जाना चाहिए था। ये पहले भी मेरा 7% था, अभी भी 7% है, इसको फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, कि जब मेरा केडी कांस्टेंट रहेगा और केई बढ़ेगा तो केसी भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि केडी के कांस्टेंट रहने का एडवांटेज है, पैसा मिल गया, खर्चा नहीं बढ़ रहा है। केई से डिसएडवांटेज है, दोनों आपस में एडवांटेज डिसएडवांटेज सेट ऑफ हो गया। सेट ऑफ होने से इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अनअफेक्टेड रह गया। अगर एक तरफ से मेरे पास पैसा आ रहा है और दूसरे तरफ मतलब यहाँ पे मेरा पैसा सेव हो रहा है, यहाँ से मेरा पैसा डिस सेव हो रहा है, तो दोनों को अगर हम सेट ऑफ मारे तो मेरे अल्टीमेटली मेरे कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे जाए तो यहाँ वही बात हम लिखे हैं, इफ डब्ल्यू डी इंक्रीजेज देयर इज एन एडवांटेज, बट एज के इंक्रीजेज देयर इज अ डिसएडवांटेज। डब्ल्यू डी इंक्रीज होने से मेरे को फायदा हुआ क्योंकि के डी इंक्रीज नहीं हुआ, बट के तो इंक्रीज हुआ, तो ये मेरा डिसएडवांटेज है। ये साइमल्टेनियसली हुआ है, they both set off each other due to which kc becomes constant. Conclusion क्या है, so the manager should not bother whether to raise money from equity share or debenture. उसको इस टॉपिक पे दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि इक्विटी से पैसा उठाए कि डिबेंचर से पैसा उठाए, बिकॉज केसी विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वो उसका केसी कांस्टेंट रहेगा। अगर वो दोनों से पैसा उठा ले तो उसका केसी कांस्टेंट रहेगा। सो ही शुड रेदर फोकस ऑन फ्रूटफुल डेवलपमेंट ऑन फंड सो दैट ईबीआईटी कैन इंक्रीज। वो पूरा फोकस करता है बिजनेस का कैसे अर्निंग बढ़ाएगा, हेंस द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। अगर ईबीआईटी बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा। कैसे, मैथमेटिकली अगर 5/5 1 होता है तो 10/5 कितना हुआ, 2। तो अगर ऊपर वाला को बढ़ा दे तो आंसर बढ़ जाएगा, इसलिए ईबीआईटी बाई डब्ल्यूएसीसी है। अगर हम ईबीआईटी बढ़ा दे तो डब्ल्यूएसीसी अगर कांस्टेंट भी है और ईबीआईटी को हम बढ़ा दे तो मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा। और ये फॉर्मूला है केई निकालने का, केसी प्लस केसी माइनस के डी इंटू बी बाई एस, बी बाई एस मीन्स डी बाई एस। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट 3 में केसी बिकम्स कांस्टेंट ही होगा ना। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच से ज्यादा कुछ नहीं आता है, सिर्फ इसमें 3 स्टेज याद रखना है।
बिजनेस में 3 स्टेज होता है। सबसे पहला केडी कांस्टेंट है, केई कांस्टेंट है, तो केओ मतलब केसी डिक्लाइन हो जाएगा। अगर दोनों कांस्टेंट रहे तो केसी एक दिन गिर जाएगा। दूसरा फेज ये आता है एक बिजनेस में, तीनों टाइम आता है। अगर हम केडी को कांस्टेंट रखें, केई इंक्रीज कर दें, तो मेरा केओ कांस्टेंट रहेगा। ये अभी एनओआई में हम लोग पढ़े हैं कि अगर केडी को कांस्टेंट रख दें और केई को इंक्रीज कर दें तो केसी कांस्टेंट रहता है। के और जो पहला वाला हम लोग पढ़े फेज 1, ये एनआई अप्रोच में पढ़े थे, केडी और केई दोनों कांस्टेंट था तो केसी धीरे धीरे गिरने लगा। तीसरा पढ़े अगर दोनों बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली मेरा केसी भी इंक्रीज हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो इस स्टेज को ऐसे ड्रॉ किया गया है। एनआई अप्रोच है, फिर एनओआई अप्रोच है, तब आ जाता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तीनों बढ़ने, ये जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है जहां पर फेज 2 से फेज 3 के जाने चेंज होने का पॉइंट, वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्यों? ऑप्टिमल मतलब होता है बेस्ट, क्योंकि अगर फेज 2 को हम क्रॉस कर गए तो मेरा केसी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए केसी जब तक गिर रहा है ठीक है, केसी मेरा फेज 2 में कांस्टेंट हो गया ये भी ठीक है, क्योंकि गिर रहा है तब तक ठीक है। केसी कांस्टेंट हो गया तब भी ठीक है, पर केसी मेरा बढ़ने लग गया है, कॉस्ट मेरा अगर बढ़ने लगा है तो ये बिजनेस के लिए बुरा बात है, कॉस्ट इंक्रीज होना। लास्ट में आता है एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच है मोदीग्लानी एंड मिलर अप्रोच। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक प्रोपोजिशन 1, एक प्रोपोजिशन 2। प्रोपोजिशन 1 में क्या है, ये भी सेम ही बोल रहा है केडी इज लेस देन के, क्योंकि केडी डिबेंचर इज ऑलवेज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेट महंगा होगा, डेट कभी महंगा नहीं होता बाहर से। इसलिए लोन दुनिया में है क्योंकि घर का पैसा, आज रिलायंस का भी बैलेंस शीट देख लो, उसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मिलेगा। किसी को लगेगा रिलायंस को लोन का क्या जरूरत है, टाटा को लोन का क्या जरूरत है, बट कोई भी दुनिया में बिजनेस बिना लोन के नहीं चलता। बिजनेस में लोन लेना ही होगा। कोई भी इंसान पूरा घर का पैसा लगा के बिजनेस नहीं करता, ये रूल ही नहीं है। इसलिए केडी इज लेस देन के, केसी इज कांस्टेंट, तो केई का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो फिर डिफरेंस क्या है, ये तो पूरा एनओआई वाला ही बात बोल रहा है। The financial manager should not tax their brain on debt equity mix. Rather, they should focus on good project to increase the EBIT. ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक एनओआई जैसा ही लग रहा है। तो इसका प्रोपोजिशन 1 इज इक्वल टू एनओआई अप्रोच। इसमें मोदीग्लानी एंड मिलर ने कुछ भी अलग नहीं कहा है। इसका जो भी चीज डिफरेंस आया है प्रोपोजिशन 2 में। प्रोपोजिशन 2 में ये पहली बार टैक्स इंट्रोड्यूस किया। एनआई मैम पढ़ते वक्त, हाँ, प्रोपोजिशन 1 में मैम ब्रैकेट में के, फिर इसमें हम लोग को बोल रहा है अभी तक हम लोग एनआई पढ़े, एनओआई पढ़े, या फिर हम लोग अभी प्रोपोजिशन 1 पढ़े, ट्रेडिशनल पढ़े, कहीं पर भी टैक्स वर्ड का यूज नहीं किए, क्योंकि उन लोगों ने टैक्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है, टैक्स के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है। पर एमएम बोलता है कि रियल लाइफ में टैक्स भी है। तो तुम लोग प्रोपोजिशन 1 देकर वो बोल रहा है तुम लोग सही हो, तुम लोग रॉन्ग नहीं हो, पर प्रोपोजिशन 2 में बोल रहा है तुम लोग टैक्स को तो छोड़ ही दिए। तो दे डिवाइड द फर्म इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो वो दो तरीके का फर्म का बात कर रहा है। एक फर्म होता है अनलीवर्ड फर्म, लीवर मतलब रिस्क, अनलीवर्ड मतलब रिस्कलेस, जिसमें कोई रिस्क नहीं है। रिस्क कब नहीं होगा, जब डेट नहीं होगा। हम जब बाहर का पैसा लाते ही नहीं है मतलब रिस्क लेते ही नहीं है। घर का पैसा लगाकर बिजनेस करते हैं, सोचते हैं डूब गया तो क्या होगा, मैक्स टू मैक्स हम लोग का घर का सेविंग्स गया। पर लोन ले लिए और बिजनेस डूब गया तो फिर उन लोग को चुकाओ इंटरेस्ट के साथ। तो नहीं, छोड़ो, घर के पैसे से ही बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। उन लोग चला रहे होते हैं अनलीवर्ड फर्म, और जो लोग डेट रहता है, लोन रहता है, वो लोग करते हैं लीवर्ड फर्म। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म में केसी इज इक्वल टू के ही रहेगा, क्योंकि केडी तो है नहीं। ऐसे कॉस्ट कैसे बनता है, फर्म का कॉस्ट इक्विटी और डेट का कॉस्ट मिलाकर। पर अगर डेट है ही नहीं तो पूरा कॉस्ट केई से ही आया होगा। इसलिए केसी और केई अनलीवर्ड फर्म में सेम होता है। तो सम में अगर सिर्फ एक चीज भी दिया है तो दूसरा हम लोग को वैसे भी पता है।
तो अगर पूछ रहा है केसी इज 10% एंड इट इज एन अनलीवर्ड फर्म, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केई? केई भी 10% ही होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी ब्रैकेट में 1 माइनस टी। अभी तक वो लोग क्या किया था? ईबीआईटी बाई डब्ल्यूएससीसी, टैक्स को छोड़ ही दिया। ये बोला ईबीआईटी से टैक्स भी पे करो, तो ईबीआईटी ब्रैकेट में 1 माइनस टी। ईबीआईटी क्यों, पीबीटी क्यों नहीं? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ईबीआईटी और पीबीटी इसमें सेम ही होगा, क्योंकि ईबीआईटी से लेस होता है इंटरेस्ट, तो आता है पीबीटी। इसमें पीबीटी क्या आएगा? पीबीटी भी वही रहेगा जो ईबीआईटी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है, और नीचे हम केसी लो या केई लो, सब में जो दिया हुआ एग्जाम में वो ले लो, एक ही बात है। तो लीवर्ड फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? जो अनलीवर्ड फॉर्म का वैल्यू है वो तो होगा ही, प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। जो भी डेट है हम लोग का, उसमें टैक्स रेट प्लस हो जाएगा, क्योंकि डेट भी आ गया। इसके बाद बोल रहा है, नाउ इफ वी विश टू फाइंड आउट केसी फॉर लीवर्ड फॉर्म, तो केसी कैसे निकलेगा? अनलीवर्ड फॉर्म में तो केई ही केसी है, पर इसमें केसी तो निकालना होगा। तब हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो तब से यूज कर रहे हैं, सेम। इसमें हमको बोल रहा है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर तो हम लोग को समझ में आ गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स विच आर रेज्ड बाय द बिजनेस, जिसमें इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर तीनों आ जाता है। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कोई थ्योरी नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते नहीं है, बट कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर भी होता है। ये कहाँ आता होगा? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर्स फंड में, और डेट आ जाता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। इसमें क्या क्या होता है? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स तो होगा ही, क्योंकि इक्विटी मींस क्या होता है? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ये तीन चीज मिलके इक्विटी बनता है। और डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, ये दोनों को लेके डेट बनता है। तो इसमें इक्विटी और डेट होता है बस। इट इज अ सेक्शन ऑफ फिनेंशियल स्ट्रक्चर, ये फिनेंशियल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। कैपिटल स्ट्रक्चर फिनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर होता है, फिनेंशियल स्ट्रक्चर बड़ा है, उसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो फिनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर किसका है? कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ लॉन्ग टर्म का है, पर ये हम लोगों का लॉन्ग टर्म का भी है, शॉर्ट टर्म का भी है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसमें होल इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड आ जाता है, मतलब पूरा जो लाइबिलिटी, जैसे ये एक बैलेंस शीट है, उसमें ये लाइबिलिटी है, पूरा लाइबिलिटी साइड ले लो तो बन जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब इक्विटी से लेके करंट लाइबिलिटी तक जितना आइटम होता है सब इसके अंदर होता है। It includes equity capital, preference capital, retained earning, debenture, long-term borrowings, account payable मतलब bills payable, creditors, short-term borrowings मतलब creditors, नहीं, short-term borrowings मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कुछ पूरा liability side। तो फिनेंशियल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स कैपिटल स्ट्रक्चर, फिनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर है। इसलिए हम लोगों को बोला द मैनेजर इन विच एन ऑर्गेनाइजेशंस एसेट आर फिनेंस्ड इज रेफर्ड टू एज इट्स फिनेंशियल स्ट्रक्चर। एसेट, पूरा एसेट का अगर बात कर रहे हैं तो पूरा लाइबिलिटी का ही बात कर रहे हैं, इसलिए ये फिनेंशियल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जिस फर्म में कोई भी तरीके का डेट नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर है। मतलब अनलीवर्ड फर्म को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। देयर इज ओनली इक्विटी इन इट्स कैपिटल, देयर इज नो फाइनेंशियल लिवरेज एज देयर इज नो इंटरेस्ट बर्डन। ब्रैकेट में लिख लो अनलीवर्ड फर्म। दूसरा है वर्टिकल, वर्टिकल होता है जिसमें थोड़ा सा इक्विटी होता है, सो देयर इज प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी, इक्विटी के अंदर क्या क्या होता है? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। तो अगर थोड़ा सा इक्विटी का पैसा है तो थोड़ा सा ही प्रेफरेंस शेयर होगा। एंड डेट ऑल्सो इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अब अगर थोड़ा इक्विटी है तो थोड़ा फिर डेट भी होगा। इक्विटी इज लो, सो रिटेन्ड अर्निंग इज ऑल्सो लो।
बोल रहा है इक्विटी यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, डेट यहाँ पे तो डेट भी रहता है, इक्विटी कम रहता है इसलिए प्रेफरेंस शेयर भी कम रहता है, रिटेन्ड अर्निंग भी कम रहता है, और यहाँ पे केई इज ग्रेटर देन केडी। ठीक है। पिरामिड होता है जहां पे इक्विटी घर का पैसा वो लोग बहुत लगा देता है तो रिटेन्ड अर्निंग भी बहुत रहता है, यहाँ केई कम रहता है केडी से। इट इज रिस्क एवर्स, ये लोग रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच है। ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहते इसीलिए इक्विटी से ज्यादा पैसा लगा देते हैं, इक्विटी से ज्यादा पैसा लगा देते हैं क्योंकि ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए रिस्क एवर्स लोग होते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच वाले लोग होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब ब्रॉड माइंडेड जो नहीं होते। इन्वर्टेड पिरामिड क्या होता है, देयर इज अ स्मॉल इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग, यहाँ पे इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग थोड़ा ही है, डेट बहुत ज्यादा होता है। वर्टिकल में इक्विटी भी कम होता है, डेट भी कम होता है, सो देयर इज प्रेफरेंस शेयर एंड डेट ऑल्सो इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। पर यहाँ पे इक्विटी कम होता है, डेट बहुत ज्यादा होता है, रिटेन्ड अर्निंग आर डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यहाँ पे बहुत लॉस होते जाता है इसलिए रिटेन्ड अर्निंग के अंदर पीएल होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर पीएल भी होता है, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग धीरे धीरे समय के साथ गिरने लगता है। तो चार तरीके का हम लोगों का ये है। देखो, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या और अंडर कैपिटलाइजेशन का। if actual capitalization is more than the required capitalization, अगर मेरा एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है जितना मेरे को चाहिए तो इसको कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। मेरे को जरूरत है सिर्फ 10 लाख का, हम पैसा उठाते उठाते गलती से 12 लाख उठा लिए, तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी डू नॉट जस्टिफाई द अमाउंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे अगर मेरा अर्निंग है 1 लाख और मेरा कैपिटल है 10 लाख, हम कैपिटल ले आए हैं 12 लाख, मेरा अर्निंग है 1,05,000, तो ये मेरा अर्निंग जस्टिफाई नहीं कर रहा है कैपिटल को। मेरा पैसा हम जितना ज्यादा लगाए हैं बिजनेस में, अर्निंग तो उससे कम आ रहा है, 10 लाख पे 1 लाख आ रहा है और 2 लाख पे 5,000 आ रहा है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। इस पूरे ओवर कैपिटलाइजेशन के ऊपर कौन कौन थ्योरी दिया है, CW जस्टनबर्ग, बोनवेल और डेवे एंड केली। और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, मेरे को चाहिए था 10 लाख, हम कैपिटल उठा के रखे हैं 8 लाख। द फर्म इज सेड टू बी अंडर कैपिटलाइज्ड, अ कंपनी वेयर इट अर्निंग्स आर हाई इन रिलेशन टू कैपिटल, जहाँ पे मेरा अर्निंग ज्यादा है कैपिटल के मुकाबले। इस पे सिर्फ जस्टिन बर्ग ने ही थ्योरी दिया है। फिर बोला नाइदर ओवर कैपिटलाइजेशन नॉर अंडर कैपिटलाइजेशन इज डिजायरेबल, किसी भी बिजनेस में ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए, कम पैसा भी नहीं होना चाहिए, यही हम लोग चाहते हैं। तो इसमें हम लोग डिसएडवांटेज बताएंगे ओवर कैपिटलाइजेशन का, क्यों ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं चाहिए। ये गुडविल को खराब कर देगा, क्योंकि हम लोग 10 लाख का कैपिटल चाहिए, 12 लाख रखते हैं, तो प्रॉफिट आता था पहले 1 लाख, अब आता है 1,05,000, तो इससे पता चलता है हम लोग का गुडविल खराब हो जाएगा, शेयर प्राइस का वैल्यू गिर जाएगा, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेजिटेट टू प्रोवाइडिंग लोन्स, क्योंकि सब जानेंगे हम लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं ज्यादा, तो हम लोग को लोन नहीं देना चाहेगा कोई। लो रिटर्न है हम लोग का इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जितना लगाते हैं उतना रिटर्न नहीं मिलता है। इट लीड्स टू मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, हम लोग जरूर कोई सामान बर्बाद करते हैं। और अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब है हम लोग न्यू कॉम्पिटिटर को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग हाई अर्निंग कर रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। हाई अर्निंग्स इंड्यूस द एम्प्लॉय टू डिमांड फॉर हायर रेम्यूनरेशन, ज्यादा अर्निंग दिखाई देगा तो एम्प्लॉय लोग ज्यादा मांगेगा। ड्यू टू हाई अर्निंग कंज्यूमर मे फील दैट दे आर चीटेड बाय चार्जिंग ओवर प्राइस, वो लोगों को लगेगा हम लोग कम कैपिटल है उस पे ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, तो जरूर हम लोग से ज्यादा पैसा लेता है ये कंपनी। हाई अर्निंग लीड्स टू हाई टैक्स, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग का इतना अच्छा बुक्स देखकर वो लोग हम लोगों को ज्यादा रेट में इंटरेस्ट देगा,